हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की टक्कर, जो पहली टक्कर उनकी होने वाली है, वो 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से है। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा। मगर इस मुकाबले से पहले जो वर्ल्ड कप में जो बज है ना, जिसे ट्रेंड जिसे कहते हैं, जो चीज हो रही है, वो शबनम की बहुत बातें हो रही हैं। अब शबनम क्या है जी? शबनम मैदान पर गिरने वाली ओस है, जिसे ड्यू इफेक्ट भी कहते हैं। बता दिया, मैं पूछना चाहती थी नहीं, मैं थोड़ा सा तो दो, थोड़ा सा तो टीजर तो देने दो ना। तो जो शबनम जो है वो मैदान पर गिरने वाली ओस है, ये टीम इंडिया को कैसे परेशान कर सकती है, कैसे उसकी राह का रोड़ा हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और क्यों टीम इंडिया की टेंशन का कारण ये शबनम, ये मैदान पर गिरने वाली ओस बन गई है। मगर उससे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो चेन्नई से आ रही है, जहां पर टीम इंडिया अभ्यास कर रही है, वो आपको अलका बताएंगे। जी हाँ, चलिए एक बार आपको ब्रेकिंग न्यूज लगे हाथों बता देते हैं। जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, चेन्नई में टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। 8 अक्टूबर को डे 9 मुकाबले में होगी टक्कर, और ये टक्कर जबरदस्त होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को सताएगी शबनम। अब शबनम सताएगी या शबनम कुछ खुशखबरी लेकर आएगी, ये तो तभी पता लगेगा जब टॉस होगा। अक्टूबर महीने में चेपॉक पर पड़ती है ओस, जो कि खतरा बन सकती है। और इस तरीके से हमने आपको बताया कि चेन्नई में ओस तय कर सकती है मैच का नतीजा। अब ये देखने वाली बात होगी कि टॉस का बॉस बनने वाला कौन है, किसकी किस्मत देती है साथ। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को सताएगी शबनम, या फिर उसको कोई उपहार देगी, या फिर उसके लिए वरदान बन जाएगी। ये तो तभी पता लगेगा जब टॉस होगा। टॉस का बॉस वही बनेगा जो किस्मत का धनी होगा, माही की तरह। कुणाल, बिल्कुल, टॉस का बॉस जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शबनम को लेकर हो रही है। सबसे ज्यादा बातें शबनम को लेकर हो रही है। आपकी भी एक्साइटमेंट बढ़ रही होगी कि शबनम, मेरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक तो ये नाम क्या मतलब इतना बेहतरीन है ना, ये नाम सुन के ऐसे खुशी सी, ऐसे स्माइल सी आ जाती है चेहरे पर। ये बताइए शबनम जो है ये आती कैसे है? चलिए जी, बिल्कुल बताते हैं। शॉर्ट्स प्ले करिए, हम बताते हैं कि शबनम आती कैसे, क्या होता है जी, शबनम किस तरीके से मैदान पर आ जाती है, और फिर ये भी बताएंगे कि किस तरीके से खिलाड़ियों को परेशान करती है, टीम्स को परेशान करती है। तो बेसिकली होता क्या है ना अलका, जब आप देखें मैदान पर, जब दिन होता है, गर्मी हो जाती है, जमीन जो है वो कंपैरेटिवली हवा से पहले जो है वो ठंडी होने लगती है। शॉर्ट्स प्ले कर दे साथ में ड्यू के, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो जो गर्मी है ना वो रिलीज करती है, रात को जो है जमीन गर्मी को रिलीज करती है, मगर उसके ऊपर जो हवा होती है ना, वो हवा जो होती है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। तो जब मॉइस्चर जो है वो इसी से पैदा होता है कि जमीन जो है वो रात को जो है गर्मी रिलीज करती है, मगर उसके ऊपर जो हवा होती है वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, उससे मॉइस्चर पैदा होता है। जो ग्रास होती है, जैसे हमने कुछ फोटोग्राफ्स में भी दिखाया, जो ये फोटोग्राफ है, इस ग्रास के ऊपर ना ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। जब गेंद इन ग्रास के ऊपर से गुजरती है, सिंगल लेता है, कोई बाउंड्री मारता है, कोई मिड विकेट पे मारता है शॉट, तो फिर गेंद गीली होना शुरू कर देती है। इसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं ड्यू इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि गेंद जो है वो गीली होने लगती है। गीली होने से क्या होता है, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। जो कंपैरेटिवली बाद में जो टीम बल्लेबाजी करती है, उस टीम को फायदा होता है। बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इफेक्ट होता है जो कि ड्यू से जो है वो क्रिएट होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई शबनम जो है वो परेशान करती है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि भाई इस शबनम का हम एडवांटेज उठाएं। एडवांटेज इस तरीके से उठाएं कि टॉस जीतकर पहले जो है वो गेंदबाजी कर ले, बल्लेबाजी बाद में करें, जिससे कि आपको फायदा हो, चेस करने वाली टीम को फायदा हो, और जो बाद में गेंदबाजी कर रहा है उसको नुकसान हो। फिर उसके लिए यही होता है, तौलिया लेके आप जो है गेंद को सुखाते रहते हो। तो दूसरी बार जो गेंदबाजी करता है उसको नुकसान होता है, उसके गेंदबाज अपनी कला अच्छे से नहीं दिखा पाते, और जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसको फायदा हो जाता है। इसीलिए हर कोई जो है इससे हैरान और परेशान नजर आ रहा है। जो पहला मुकाबला हुआ, उस पहले मुकाबले में भी ड्यू का ही इफेक्ट था, जिससे न्यूजीलैंड ने जो है इंग्लैंड को आसानी से, बिल्कुल एक तरफा मैच 9 विकेट से ऐसा हराया कि मतलब मुझे लगता है इंग्लैंड ये हार जो है, जो पिछली बार उनकी जीत में तब्दील हुई थी, वो कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और इसी वजह से बदला तो उन्होंने ले लिया, मगर ये भी दिख गया उस मैच से, यही निकला कि भाई अगर ड्यू पड़ेगी तो टॉस बहुत अहम हो गया, और ड्यू पड़नी है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है मैदान पर ड्यू पड़ती है, जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है। और इसी
इसी पर हम जो है शो लेकर आए, जिस पर आपसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से होता है। चलिए अब एक लाजमी क्वेश्चन जो है, जो व्यूअर्स का भी है, वो ये है कि भाई चलो ड्यू पड़ती है, ड्यू से जो है वो एडवांटेज मिलता है एक टीम को जो टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी ले लेती है, मगर इसका इलाज क्या है? ऐसा तो भाई टॉस जीतो और मैच जीतो, सीधी सी बात हो गई। हो ही रहा है ना, आपने एक मैच तो ऐसा देख ही लिया, ये तो हो ही गया है। हाँ। तो अगर आगे भी ऐसे होता रहा तब तो जो टॉस का बॉस बनेगा वो उसको पता है कि 20% तो उसके हाथ में मैच ऑलरेडी है। मैं बोल रहा हूं 25%। चलिए 25% है ही, है ना। फिर चाहे उनके पास कितने भी तो गेंदबाज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका इलाज क्या है जी? टीम इंडिया को भी ये परेशानी सता रही है, मगर टीम इंडिया को पहले से पता है, टीम इंडिया को लोकल नॉलेज अपने ग्राउंड की है, ठीक है, वो उससे वाकिफ है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज जो है वो हम आपको एक एक करके जो है इसका तोड़ जो है वो पॉइंटर्स के हिसाब से समझाते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है आपको 40 से 50 रन ज्यादा बनाने, जो भी एवरेज स्कोर है, 300 का एवरेज स्कोर है, आपको 350 रन बनाने, ताकि आपके गेंदबाजों के पास कुशन रहे। अंडर लाइट्स नई गेंद जो है वो स्विंग ज्यादा होती है, उसका फायदा उठाना है, मगर अगर यानी आपको जो है बाद में आपकी गेंदबाजी आई है तो आप नई गेंद जब वो शाइन होती है उससे स्विंग कराकर शुरुआत में वो अंडरलाइट ज्यादा स्विंग करेगी, तो आप फ्रंट विकेटें निकालनी है, ताकि बाद में जब आपको मुश्किल पेश आए तो आपके पास एक स्कोरबोर्ड का प्रेशर हो, प्लस शुरुआत में आपने विकेटें निकाल ली तो आप यहां पर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। गीली गेंद को फिंगर स्पिनर ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि दो तरीके के होते हैं, अश्विन और जडेजा फिंगर स्पिनर्स हैं, कुलदीप रिस्ट स्पिनर हैं, तो फिंगर स्पिनर टीम में होना जरूरी है। इसीलिए जो बात हो रही थी ना कि अश्विन को क्यों लेके आए, वो इसलिए लेके आए हैं, ये भी वन ऑफ द रीजन है। गीली गेंद गति में परिवर्तन करते रहना जो है ना, अगर गीली गेंद से, वो ज्यादा आसान है और वो ज्यादा कारगर भी साबित होता है, ये देखा गया मैचेस के अंदर। शॉर्ट पिच गेंदबाजी जो है वो अगर की जाए गीली गेंद से, तो उससे क्या होता है, कई बार ना गेंद जो गीली होती है वो नीचे रहती है, तो उससे बल्ले का जो टाइमिंग है वो ठीक से नहीं आता, आपको विकेट लेने का चांसेस बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मोटे मोटे शबनम से बचने के और शबनम को हैंडल करने के। लेकिन ये बात जो आपने बोली, शबनम जो है ना, या तो शबनम किसी के लिए वरदान बच जाएंगी या शबनम किसी के लिए ये तो टॉस पे पता लगेगा। ये तो टॉस पे पता लगेगा। लेकिन जो आपने अभी जो कुछ उपाय बताए हैं, ठीक है, अब ये तो कहने वाली बात है कि जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है वो 40 से 50 रन ज्यादा बनाए। अब अगर बल्लेबाज के हाथ में इतना ही अच्छे, इतनी आसानी से वो 50 रन एक्स्ट्रा बनाने होते तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड भी बना लेती और बाकी जो टीम्स हैं वो भी बनाने की कोशिश करती। लेकिन उस समय वो 50 रन एक्स्ट्रा बना पाना, ये वर्ल्ड कप, वो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, वो डेलिब्रेट एफर्ट लेना पड़ेगा, वो तय करना पड़ेगा कि भाई अगर इस पिच पर 250 रन एवरेज स्कोर है, हमें 300 बनाना है, हम 270 पे नहीं रुक सकते, हम 250 पे नहीं रुक सकते, नहीं तो हमारे गेंदबाजों के पास कुशन ही नहीं रहेगा। वो जो गेंद सीधी सीधी गीली होकर बल्ले पे आने लगेगी तो फिर आप उसका इलाज करोगे कैसे? स्कोर बोर्ड पे ज्यादा रन लगा दो। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, अगर टॉप बैंड वगैरह हो तो वो भी प्ले कर दें, कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। इस जो परेशानी जो इस वर्ल्ड कप में सामने दिख रही है, उसका इलाज जो है, उसकी जो कुंजी है, वो 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, मतलब इंडिया क्या पूरा सब कॉन्टिनेंट में हुआ था, पहला मुकाबला बांग्लादेश में हुआ था, तो उसके अंदर इंडिया का पहला मुकाबला था। उसमें सारे खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस के बाद जो लौट गए थे, मैच था एक दिन बाद। गैरी कर्स्टन उस समय कोच होते थे, तो गैरी कर्स्टन अकेले मैदान पर थे और कोई भी नहीं था। जी हाँ, वो इसलिए मैदान पर थे कि वो ये देखना चाहते थे कि भाई रात को जो है ओस गिरती कितनी है, शबनम गिरती कितनी है और इससे क्या फर्क पड़ता है, कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। हुआ क्या कि टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ गई। अब मगर उस मैच के अंदर टीम इंडिया ने जो बड़ा स्कोर खड़ा किया, एवरेज से 60-70 रन ज्यादा, दो खिलाड़ियों ने शतक बनाया था, एक सहवाग ने और एक किसी और ने शतक बनाया था, तो फिर वो मैच टीम आसानी से जीत गई। सबसे इजी इलाज यही है, बोलने हमारे लिए बोलने को बहुत आसान लग रहा है कि भाई सबसे इजी यही है, मगर ये है कि आप ज्यादा स्कोर बना दें तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर रहेगा और आपके गेंदबाजों के पास कुशन रहेगा। कुछ और पॉइंटर है जो मैं दिखाना चाहूंगा कि शबनम से बचने के जो तरीके हैं, जो टीम इंडिया आजमाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और बाकी टीमों के खिलाफ भी अगर वो खेलती है और उसकी बाद में जो है वो गेंदबाजी आ जाती है, वो ये है कि डेथ ओवर्स में लेंथ गेंदबाजी नहीं, यॉर्कर्स का इस्तेमाल करना। नहीं तो क्या है कि लेंथ गेंदबाजी में पता है भाई गेंद ज्यादा मूवमेंट करेगी नहीं, ऑफ दी पिच या फिर हवा में सीधा बल्लेबाज शॉट खेलता अपना चले जाएगा। तो एक तो ये चीज है जो आजमाई जा सकती है। सीम जो है ना वो पानी सोखता है, जो गेंद है इसकी सीम है, मैं समझा भी दूंगा कैसे। तो आप वॉबल सीम से गेंदबाजी करो, जैसे
जैसे कि सिराज करते हैं, तो इंडिया के पास क्या है, इन सब चीजों का तोड़ रेडीमेड अवेलेबल है। वो स्किल है, वो प्लेयर्स हैं जो इस तरीके की कंडीशंस के अंदर थ्राइव कर सकते हैं। जैसे कि वॉबल सीम सिराज कर सकते हैं, आपके पास फिंगर स्पिनर दो हैं, आपके पास वो लोकल नॉलेज है, और आपके जो खिलाड़ी हैं वो इन्हीं कंडीशंस में खेल चुके हैं, बड़े हुए हैं, इन्हीं कंडीशंस को झेलते हुए बड़े हुए हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो टीम इंडिया के पास है, इसका तोड़ है, नॉलेज भी है। बस ये है कि ये कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि शबनम जो है वो आसानी से पीछा छोड़ती नहीं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी शबनम किसी की सगी तो है नहीं, है ना। अब जो टॉस जीतेगा, है ना, उसके पक्ष उसको एडवांटेज तो है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप अपने होम कंट्री में खेलते हो तो आपको कुछ फायदे तो जरूर होते हैं ना। टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं और उन्होंने इसी तरीके के परिवेश में सीखा है खेलना, और इतना आईपीएल खेलने के बाद उनको इतनी तो नॉलेज आराम से हो गई है कि कौन सा पिच कैसा है और कहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा, आपने बोला कि वोबल है ना, जैसा सिराज करते हैं, तो आप अगर दिखाना चाहें एक बार, जो बिल्कुल मैं दिखा भी देता हूं जी। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि प्लीज एक बार फोकस कर दें। मैं दिखाता हूं, ये गेंद है, देखिए। अब मैं इससे ना आपको एक प्रैक्टिकली समझा भी देता हूं। ये गेंद है, ये व्हाइट बॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये ग्रास पे जाती है तो फिर ये गीली होती है, और उसके बाद जो है पानी इसके ऊपर आता है, ये पानी को सोखती है। मगर क्या है कि ये शाइनी साइड आप देख रहे हैं, ये शाइनी साइड, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लेदर का है। लेदर जो है वो रुकावट पैदा करता है, इस पे एक शाइनी कवर भी होता है, तो यहां पर जो है पानी इतनी जल्दी से अंदर जाता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है गेंदबाजों को कि जो ये सीम है, जो आप ये देख रहे हो, ये सिलाई है, ये बिल्कुल सिलाई है, इसमें पानी जल्दी से सोख हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, और ये हेवी हो जाता उसके बाद जब आप कोई इन स्विंगर करना चाहता है, कोई आउट स्विंगर करना चाहता है, तो यहाँ पर ग्रिप करना मुश्किल होने लगता है, और वो गेंद जो है वो स्विंग नहीं होती, वो गेंद जो है सीम मूवमेंट नहीं होती। उसका इलाज ये होता है, जैसे कि सिराज करते हैं, जैसे मैं दिखा भी रहा हूं, कि आप इस तरीके से गेंदबाजी कीजिए, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, यूं नहीं, मलका यूं क्रॉस, इसको वॉबल सीम कहते हैं। तो वॉबल सीम से जब आप गेंदबाजी करेंगे तो आपको ग्रिप करने में फिर आसानी होगी। इस तरीके से सिराज भी करते हैं, तो ये एक तरीका है जिससे जो है इस परेशानी से बचा जा सकता है। थोड़ी सी देखिए, ये फाइन ट्यूनिंग टेक्निकलिटीज हैं, ठीक है, ये आपको काम आती है बिल्कुल। और ये टेक्निकलिटीज जो है ना, ये टीम इंडिया को पता है, उनका तो होम ग्राउंड है, होम टर्फ है, इस तरीके की चीजों से वो दो चार होते रहते हैं। और मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि भाई इन सारी चीजों का जो ज्ञान है और इन सारी चीजों का जो कप्तानी ज्ञान भी है, वो धोनी बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। उनको मैनेज करना आता था। गेंदबाजों को वो बोलते थे कि भाई आप इस लेंथ पे गेंदबाजी करो। हमने बहुत सुना है, धोनी बोलते थे भाई तुम ये गेंद डाल दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं बोल रहा हूं ये गेंद डालो, ठीक है। और जो यूजुअल पोजीशंस होती हैं कैचिंग की, उसको भी 2 फीट इधर 2 फीट उधर वो करते थे, क्योंकि उनको ना इतना ज्यादा नॉलेज, इतना आइडिया था ना कि भाई अगर गेंदबाज, टेक्निकल नॉलेज एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो खेल खेल कर आती है ऐसी कंडीशंस में थ्राइव करने की, वो बहुत अच्छी थी, और वो उन्होंने पास ऑन भी करी है। ऐसा नहीं कि वो उस नॉलेज को लेकर चले गए कि हमने इस नॉलेज को लेकर रिटायर हो गया। आपको लगता है कि रोहित शर्मा बिल्कुल उसी तरीके से वही काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी, और रोहित शर्मा ने ये काम किया भी है। आप जब खेलते हो इंडियन कंडीशंस के तब आप 12 महीने खेलते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ठंड के महीनों में खेलते नहीं है, तो ठंड के महीने में जो होम सीजन पड़ता है उसमें कप्तान, उसमें जो आपके जितने भी मुख्य प्लेयर्स हैं वो सब इससे 2-4 होते हैं। अश्विन, उनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, चेन्नई के मैदान के, उनको उनसे अच्छा कौन जानेगा, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज जो है वो काम आएगी जब आप इसको जो है हैंडल करने की कोशिश करोगे। मगर मैं यहां पर ना एक चीज बताना चाहूंगा, रोहित शर्मा का एक बयान दिखाना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया था, शबनम के ऊपर। क्या वो बयान था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि भाई उन्होंने बोला था कि आप टॉस से बहुत ज्यादा समझौता नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इससे किसी एक को बहुत ज्यादा फायदा ना हो, इसलिए मुझे वर्ल्ड कप में मैच जल्दी शुरू कराने का आइडिया पसंद है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा। प्रसारण करने वाले यानी कि ब्रॉडकास्टर्स तय करेंगे कि कब मैच शुरू होगा, लेकिन सही मायने में एक टीम के तौर पर आप नहीं चाहते कि किसी को भी टॉस जीतने पर बहुत ज्यादा फायदा हो। दर्शक अच्छा क्रिकेट चाहते हैं, ना कि वो ये देखने आते हैं कि रात को लाइट्स में बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो जीत जाए। रोहित शर्मा ने ये बयान दिया था और उसके बाद जो है वो बहुत मतलब चर्चा में रहा ये बयान कि भाई वो उनसे पूछा गया था कि भाई आप जो है जल्दी शुरू कर दीजिए मैचेस को, तो उन्होंने कहा भाई ये अच्छा आइडिया है कि अगर आपको उससे बचना है
वो ओस से बचना है, उसके फैक्टर से बचना है, वो जो टॉस में जो लॉटरी लगती है उससे बचना है, शबनम से बचना है सीधा सीधा। तो आप जल्दी मैच शुरू कर दीजिए। मगर फिर ये तय हुआ कि भाई ये मैचेस जो हैं वो जल्दी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आखिरकार एक देखिए, एक खेल एक पक्ष है, उसके साथ में उसका फाइनेंस एक दूसरा पक्ष है। प्राइम टाइम के अंदर मैचेस जो हैं वो सब लोग चाहते हैं, उसी से लोग ज्यादा व्यूअरशिप आती है, उससे पैसा जनरेट होता है। तो पूरे दिन में कोई मैच देखिए वैसे 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, इसी वक्त पे हुआ था। उस समय दिन में मैचेस रखे गए थे। एक छोटा सा कोइंसिडेंस ये भी है कि 9 अक्टूबर को 1987 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही था, चेन्नई में ही था, और 9 तारीख को था। क्या बात है, ठीक है। मगर वो मुकाबला जो था वो डे एंड नाइट नहीं था, तो उसके अंदर वो शबनम का, वो ओस का रोल कोई फैक्टर नहीं था। वो दिन के मुकाबले थे, अंडर लाइट्स नहीं खेले जाते थे। हालांकि वो मैच टीम हार गई थी। नहीं, ऐसा रिस्क नहीं उठाना हमें। शबनम देखते, शबनम हो सकता है कि टीम इंडिया के पक्ष में ही हो, कौन जानता है ना। देखो शबनम क्या करेगी ये तो तभी पता लगेगा जब टॉस कौन जीतता है वो हमें पता लग जाए, है ना। और ये तो खैर किस्मत वाली बात भी है, क्योंकि टॉस पे तो किसी का कोई वश है ही नहीं। टॉस का बॉस कौन बनेगा ये तो हमें उसी दिन पता लगेगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, वर्ल्ड कप है ये, कोई छोटा मोटा मुकाबला तो है नहीं, ठीक है। जितनी भी टीम्स आई हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स आई हैं, ठीक है, वो अपने सबसे बेस्ट प्लेयर्स को लेकर आई हैं। तो हर कोई खास तौर से जो चैंपियन रहे हैं पिछली बार, राइट, इंग्लैंड, और डिफेंडिंग चैंपियंस जो रहे हैं न्यूजीलैंड, ठीक है, जिनका मुकाबला हो चुका है, हम देख चुके हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से, इंग्लैंड नहीं चाहेगा उनके हाथ से एक खिताब जाए, है ना, क्योंकि वो अर्ज होती है उस चीज की कि मुझे ये चाहिए। न्यूजीलैंड चाहेगा हम पिछली बार चूके थे, हम नहीं चूकेंगे। और दोनों टीम्स हैं भी बहुत अच्छी, पढ़ाई तो उन्होंने भी बहुत की होगी, जिस तरीके के आजकल टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं क्रिकेट के अंदर, है ना। जैसे जब हम किसी देश में खेलने जाते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम कहीं भी गए तो हम भी पढ़ के गए अच्छी तरीके से। तो जब वो भी आए हैं, जो भी टीम्स आई हैं वो पढ़ के आई हैं अच्छी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि क्या शबनम का तोड़ वो निकाल पाएंगी? देखिए, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होने से सिर्फ काम नहीं चलता, दैट इज वन हाफ ऑफ द थिंग। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी स्किल्स बताई कि आपके पास फिंगर स्पिनर होना चाहिए, आप वॉबल सीम से करो, आपको आदत होनी चाहिए कि आप उन कंडीशंस के अंदर जो है बल्ले अपना जो है गेंदबाजी कर सको। कुछ मैचेस ऐसे थे लीडिंग टू दी वर्ल्ड कप जहां पर रोहित शर्मा ने जानबूझ के ये फैसले लिए कि अंडरलाइट बैटिंग, अंडरलाइट जो है हम यहां पर कोशिश करेंगे कि भाई अंडरलाइट्स जो है गेंदबाजी करें, कैसे हम काउंटर कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, मतलब गेंदबाज कैसे कर पाते हैं, कप्तानी कैसे हो पाती है, कैसे हम टीमों को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, वो उसके लिए अपने आप को टेस्ट किया था, जो फेयर बिट की कामयाबी वहां पर हासिल की थी। तो इंडिया बहुत अच्छे से तैयार है। कोई भी विदेशी आएगा, हम ऑस्ट्रेलिया कितना भी होमवर्क करके चले जाए, एलियन कंडीशंस वो हमारे लिए रहती हैं। तो वैसे ही दूसरी टीमों का जो आपका सवाल है उसका यही है कि वो एलियन कंडीशंस रहेंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन एक और चीज है, अब आईपीएल खेलने की बात करो तो मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं जो खेलने आए हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलने इंडिया आते हैं, तो वो टीम की मतलब वो जो पिच की कंडीशंस है उस समय नहीं पड़ती है, पर फिर भी थोड़ा मोर और लेस थोड़ा बहुत देखिए फर्क नहीं पड़ता। अगर इस चीज को काउंटर करने के लिए जो कोई सबसे बेटर इक्विप्ड है तो वो टीम इंडिया है। बहरहाल ये एक चीज है। दूसरी चीज है, एक और मुसीबत है टीम इंडिया के लिए, शुभमन गिल के लिए इंफॉर्मेशन है। तो शुभमन गिल के हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। डेंगू हो गया जी टीम इंडिया के ओपनर को, और क्या है पूरी कहानी वो आपको बता देते हैं। मैच से पहले शुभमन गिल को जो है डेंगू पॉजिटिव पाया गया। अब सवाल ये उठ गया है कि ओपनिंग करेगा कौन। 8 अक्टूबर तक फिट होना बहुत मुश्किल है। डेंगू से उबरने के लिए 7 से 10 दिन आपको लग जाते हैं। रिकवरी प्रोसेस भी एक चीज होती है, वीकनेस बहुत होती है। बिल्कुल। गुरुवार को ट्रेनिंग सेशन था टीम इंडिया का, सारे खिलाड़ी आए, शुभमन गिल भी आए, मगर अभ्यास नहीं किया क्योंकि डेंगू पॉजिटिव थे। डेंगू से उभरने में मैंने आपको बताया टाइम लगता ही है, और एंटीबायोटिक्स वो ले रहे हैं और उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। अब यही सवाल है कि भाई ओपनिंग कौन करेगा, तो उसका जवाब भी नेट सेशन से ही मिला। गिल की जगह जो है ईशान किशन कर सकते हैं। रोहित के साथ नेट्स में वो आए बल्लेबाजी करने के लिए। होता क्या है ना, उसी ऑर्डर में नेट्स में भी आते हैं कि भाई रोहित शर्मा आए तो उनके साथ ईशान किशन आ गए। तो अगर शुभमन गिल पूरी तरह फिट नहीं हो पाते, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मगर हमें पता है कि भाई डेंगू से उभरने में टाइम लगता है, तो शुभमन गिल नहीं होंगे तो ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। ये एक झटका है, मगर फिर भी आपके पास बेशक महा झटका है, बेशक आपके पास अच्छे से अच्छा बैकअप हो, मगर आपका जो रेगुलर ओपनर है वो भी रेड हॉट फॉर्म में जी। फॉर्म की बात हुई है, शुभमन गिल के इस साल के आंकड़े भी दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि कितना बड़ा झटका ये टीम इंडिया के लिए हो सकता है अगर वो नहीं खेलते। ये उनके आंकड़े इस साल वनडे में उनका प्रदर्शन ये रहा है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 20 वनडे खेले हैं इस साल, रन उन्होंने बनाए हैं 1230, औसत रहा है
3-5 का 5 शतक इन्होंने जड़े हैं और उनका बेस्ट है 208 रन। तो जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं और जैसी इंटेंसिटी के साथ शुभमन गिल खेलते हैं, जिस तरीके से वो ओपन करते हैं, रेड हॉट जो फॉर्म कहते हैं ना, उस फॉर्म में ये चल रहे थे। और ये वर्ल्ड कप में उनका इस तरीके से जो भी मैचेस वो नहीं खेल पाएंगे अपने डेंगू की वजह से या वीकनेस की वजह से, वो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। हालांकि ईशान किशन के कुणाल अगर देखें तो आंकड़े सही है, परफॉर्मेंस उनकी सही चल रही है, लेकिन इसके बाद भी आपका रेगुलर बैट्समैन है ना, जो कि एकदम एप्ट था, जो कि परफेक्ट था, जिसको कोई हिला नहीं सकता था। जोड़ी भी होती है ना, एक जोड़ी भी होती है भाई, आप केमिस्ट्री भी तो बनती है ना। हालांकि भाई आप ये समझ लीजिए ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखें तो 2 महीने उन्हीं के साथ करते हैं। बीच बीच में ईशान किशन को आपने खिलाया भी है एज एन ओपनर, वो भी टेस्ट किया है। ईशान किशन के भी मैं चाहूंगा एक बार आंकड़े दिखा दें कि इस साल वनडे फॉर्मेट में उनका कैसा प्रदर्शन है। बिल्कुल सही है, 15 वनडे इन्होंने खेले हैं, रन इन्होंने 409 बनाए हैं, औसत इनका रहा है 37.18 का, कोई शतक नहीं है और इनका बेस्ट है 82। हालांकि ईशान किशन ने जिस तरीके का प्रॉमिस शो किया है पिछले मैचेस में, अब मुझे लगता है कि शायद भगवान का इशारा ही था कि इनको इतने मौके मिले और मौके का फायदा इन्होंने उठाया है। टीम इंडिया के लिए एक अच्छे बैट्समैन तो जरूर साबित हुए हैं कुणाल ये। बिल्कुल अच्छे साबित हुए, मगर छोटी सी कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि भाई ये जो है ईशान किशन जो है वो चेन्नई में नहीं खेले, बहुत ज़्यादा स्कोर उन्होंने वहाँ पर नहीं किया है। उस तरीके की परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी स्लगिश विकेट पे, जहाँ पर थोड़ा पिच स्लो और लो होती चली जाती है। ऐसे बैट्समैन है जो चाहते हैं कि गेंद बल्ले पर आए, ठीक है, तब वो ज़्यादा फ्लरिश कर पाते हैं। चलिए जी, ये एक कंसर्न और था। ड्यू के अलावा जो कंसर्न था जो हमने आपको बता दिया, श्रेयस अय्यर, इनकी बात करनी बहुत जरूरी है। नेट्स में इनको स्पेशल अभ्यास कराया गया। अच्छा, क्या स्पेशल ट्रेनिंग कराई गई है, फटाफट से आपको दिखाते हैं किस तरीके से। शॉर्ट पिच गेंदे जो है उनके खिलाफ इनको अभ्यास कराया गया, वो इनकी कमजोरी मानी जाती है, हालांकि ये खुद नहीं मानते। टेनिस रैकेट से जो है कोच द्रविड़ ने शॉर्ट बॉल का खुद प्रैक्टिस कराई है। टेनिस बॉल से जो है फटाफट से क्लोज, आपको जो है फटाफट वो जो गेंद आपके चढ़ के ऊपर आए बॉडी पर, उसकी प्रैक्टिस कराई। हुक और पुल शॉट को पक्का करते हुए श्रेयस अय्यर नजर आए और काफी देर तक यही प्रैक्टिस उनको कराई गई, यानी कि वो प्लेइंग 11 में होंगे, ये समझ में आ रहा है। जो 3 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं टीम के साथ, उन्होंने भी श्रेयस अय्यर को इसी तरीके की तैयारी कराई है। ये क्लियरली विजिबल था नेट सेशंस के अंदर जो हुए। शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ अगर हम उनका थोड़ा सा आंकड़ा निकालें ना कि भाई उनका औसत कैसा जाता है, इस तरीके की गेंदबाजी के खिलाफ जो बॉडी पर आती है, सीधा गले पर गेंदें आ रही होती हैं, वहां पर उनका औसत सिर्फ 19 का रह जाता है। स्ट्राइक रेट बढ़ता है मगर औसत 19 का रह जाता है। मगर बहुत ज्यादा, इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की है शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ। तो श्रेयस अय्यर को लेकर भी एक ये छोटी सी कमजोरी है उनकी, जिसका दुनिया फायदा उठाने की कोशिश गाहे करती ही है और करेगी भी आगे, और आगे भी करेगी। उसके खिलाफ उनको तैयार करने की कोशिश की गई है। मगर श्रेयस अय्यर को खिलाने का फायदा ये है, अगर आप मतलब सूर्य कुमार और उन सबको ना रखना चाहो, कि वो स्पिन को डोमिनेट करते हैं। हाँ। ठीक है, चेन्नई में स्पिनर्स जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, दूसरी टीमें स्पिनर्स पर दाव खेलती है, तो वो स्पिन को डोमिनेट करते हैं। वो कला, वो एक टैलेंट जो है नेचुरली उनके अंदर है कि वो स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। इसलिए श्रेयस अय्यर को उनकी कमजोरी पर उनका काम किया गया, उनकी ताकत तो उनके साथ है ही।